So the first question, rest and motion, they are relative terms. How they are relative terms? This person is standing on the earth and you have a moon over here. So the man is at rest with respect to, so somebody is watching him. So like there is this person who is also on the earth and there is one person on the moon. So you watch this person from the earth. This is A, B, C. So B and A both are on earth. So B is watching A. So A is at rest. A is at rest with respect to B. Okay. But A is in motion with respect to C. ओके, सी को क्या दिखाई देगा? अर्थ मूव करती दिखाई देगी. जब अर्थ मूव कर रही है तो ए भी मूव कर रहा है. तो ए किस में है? मोशन में है, अगर आप उसे मून से देखते हो तो. लेकिन अगर उसे कोई इंसान देखता है हु इज ऑन द अर्थ, तो उसको वो क्या दिखाई देगा? जैसे आप दोनों साथ साथ खड़े हैं तो क्या आप एक दूसरे को मूव करते दिखाई देते हैं? नो सर. नो सर. लेकिन अगर कोई आपको मून से देखेगा तो आप मूव करते दिखाई दोगे. क्यों? बिकॉज अर्थ इज मूविंग. उसी तरीके से आप कार में बैठे हुए हैं, कार चल रही है आगे, तो क्या आपको ड्राइवर मूव करता दिखाई दे रहा है? कार में आप बाहर नहीं देख रहे, सिर्फ ड्राइवर को देख रहे, तो क्या ड्राइवर मूव करता दिखाई दे रहा है आपको? नो सर. लेकिन एक आदमी बाहर रोड पर खड़ा हुआ है, वो देख रहा है ड्राइवर को, तो क्या उसे ड्राइवर मूव करता दिखाई दे रहा है? So that's how they are relative terms, rest and motion. So it depends on that which frame of reference you are talking about. Okay, तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आपका, आप अर्थ से वॉच कर रहे हैं उसको, तो वो आपको स्टेशनरी दिखाई देगा, दूसरा मैन. और अगर आप मुंह से वॉच कर रहे हैं तो रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है कि आप कहां से वॉच कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्प्लेसमेंट कुड बी. Displacement could be, so see, if you are moving in a straight line, then distance and displacement are same. But if I change my paths slightly, so then the path length will be more. Yes. So the shortest distance between the initial position and final position, the shortest distance is displacement. So path length will either be greater than displacement or equal to displacement, right? So displacement will be less than or equal to distance. agreed. Yes. Yes, sir. Next question. Which of the following does not need direction to be defined completely? Sir, Nancy, speed. 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 So speed is a scalar quantity. Next question. ABC is the shortest path between 2 points. So shortest path क्या है? A, B, C. इसका मतलब है they all lie on the straight line, shortest distance. ठीक है? Shortest path length. ADC is the actual path length. और वो गया कहाँ से है? ADC. ये actual है. ठीक है? Then which of the two corresponds to displacement? तो displacement क्या होगी? Sir, now ABC. So displacement is the shortest distance and the shortest path length is ABC. So the displacement is ABC. Odometer is a device which is used to measure.
क्या बताता है ओडोमीटर आपको? कुछ बच्चे स्पीड बता रहे हैं, कुछ डिस्टेंस बता रहे हैं। आपकी बुक में भी है तो डिस्टेंस। ओडोमीटर, तो बुक में भी है आपके, है कि नहीं है? तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स इसका? ऑल आर एग्रीड? यस सो डिस्टेंस इज द करेक्ट ऑप्शन। और स्पीड मेजर करने के लिए क्या होता है फिर? स्पीडोमीटर। तो आपने देखा होगा एक ऐसे मीटर होता है जिसके अंदर जो है वो जीरो, समझ रहे, शुरू में तो 0 0 होता है, फिर 1, देन 2, फिर ये मीटर चलता रहता है और यहाँ लिखा होता है किलोमीटर्स, है ना? तो वन से तो होता नहीं, क्योंकि कार पहले ही चल के आती है, तो हो सकता है 200 हो शुरू में ही और फिर स्टार्टिंग, तो फिर यहाँ से ये नंबर इंक्रीज होता रहता है, तो दैट इज ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर तो आपको पता है, उसमें तो आपकी जो है वो निडल होती है, देयर इज ए निडल, है ना? एक ही निडल होती है ना? तो दैट इज योर स्पीडोमीटर। तो ये स्पीडोमीटर हो गया, ये स्पीड बताएगा आपको, और ये हो गया आपका ओडोमीटर जो आपको किलोमीटर्स बताएगा, डिस्टेंस, पाथ लेंथ। If both observer and moving body are moving with same velocity 5 meter per second in the same direction, then the distance between them, तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा? तो वही चीज हो गई, ये जो है वॉन्ट चेंज। तो ये भी 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वही बात आ गई ना कि इसके कंपैरिजन में ये किस में है? रेस्ट में, है ना? इसलिए तो उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। राइट? तो मोशन में है, लेकिन विद रिस्पेक्ट, लाइक दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस ऑब्जेक्ट बी, सो ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी। ए मूव कर रहा है और बी भी मूव कर रहा है, लेकिन दोनों वेलोसिटी क्या है? सेम। तो ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसे तो दोनों बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। लेकिन अगर सी है, कोई यहां से वॉच कर रहा है इनको, तो ए इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सी। ओके स्टूडेंट्स? तो इसमें क्या, तो क्योंकि दोनों के दोनों 5 से मूव कर रहे हैं, 5 और सेम डायरेक्शन में, तो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन देम वुड नॉट चेंज। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज व्हिच कैन बी कंप्लीटली डिफाइंड ओनली इफ both magnetic directions are given. A ball is thrown vertically upward after ascending a height of 15 meter. It comes back to the same point. यहाँ से चली ऊपर 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर वापस नीचे, तो ये 15 मीटर ट्रेवल किया आपने। The total displacement of the ball is, तो यहाँ से बॉल ऊपर गई और फिर इसी रास्ते से बॉल नीचे आ गई, जहां थी वहीं है वापस। तो कितने हो गए डिस्प्लेसमेंट इसके? 0. The numerical ratio of displacement to distance is, देखो डिस्टेंस जो है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो आप डिस्प्लेसमेंट की जगह पहले शॉर्टेस्ट लिख लिया करो ना, ये नाम ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसका। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस से छोटा रहेगा ना, या उसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो अब आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। तो ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट है, या डिस्प्लेसमेंट
अपॉन डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस तो बड़ा है, तो बड़े नंबर, और ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट छोटा नंबर, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर इक्वल है दोनों डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, अदरवाइज डिस्टेंस ज्यादा है, न्यूमरेटर ज्यादा है, तो इट विल बी ग्रेटर। और अगर ये हुआ तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो छोटा होगा डिस्टेंस से, तो दिस नंबर विल बी लेस देन इक्वल टू। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, what would be the what would be the average velocity for the duration 0 to 10 seconds in the graph shown below? 0 से 10 सेकंड आप यहां से मूव किया तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है? यहां आपको वेलोसिटी दे रखी है ये, तो आपकी वेलोसिटी जो है वो कितनी एवरेज वेलोसिटी? भाई एवरेज वेलो, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ये आपके नंबर्स है 2, 4, 6, 8, 10, मैं पूछता हूं आपसे कि इनका एवरेज क्या है, तो आप क्या बताओगे? इन सब को ऐड करोगे आप, Yes, sir. और फिर कितने डिवाइड कर दोगे 5 से? यही है इनका मीन। ऐड करना भी कितना आसान है, एक्सट्रीम्स, 6, 7. एक्सट्रीम को ऐड करो, इसको ऐड करो, तो 12, 8 और 4 12, 12 टू द 24, 24 एंड 6 30 30. डिवाइडेड 6, बाय 7. 5, तो कितना आ गया 6। तो अब आप समझ गए कि यही आपका मीन है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। तो अगर इक्वी डिस्टेंस है नंबर्स तो वो आपका क्या हो जाएगा मीन। दूसरा तीसरा तरीका, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, आपको पता लग गया कि मिड वैल्यू है। तीसरा 2 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 + 10 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आया 12/2, कितना हो गया 6। 6. तो ये फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए और लास्ट टर्म को बोलते हैं एल। ए बी सी डी होती है ना, तो इसलिए फर्स्ट टर्म को ए बोल देते हैं और एल फॉर लास्ट। Okay. तो मीन क्या होता है a+l/2। अगर इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है सारे नंबर्स के बीच में, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब इनके बीच में क्या होगा इक्वल डिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। क्या बोलते हैं इसको एपी। तो उसका उसका मीन निकालना है तो उसका क्या तरीका है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने आपसे पूछा कि 1 से लेके 1000 तक नंबर है, इनका मीन क्या होगा? 500. अरे बेटा 1 + 1000 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, 2. तो कितना आया 500.5. 500 500.5. 500.5 आया ना। Yes, sir. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। 500 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये इवन नंबर हैं। कितने हैं इवन। यहाँ क्या था, मैंने आपको यहाँ क्या था ऑड, क्या था Odd. अगर ऑड है तो मिडिल टर्म आपको मिल जाएगी, लेकिन यहां पर आपको दो मिडिल टर्म मिलेंगे, एक 500 क्योंकि 1 से 500 तक चलोगे तो 500 मिल गई, और फिर 500 से 1000 तक चलोगे तो फिर तो दो दो टर्म मिलेंगे यहाँ पर आपको बीच में। तो इन दोनों टर्म को आप ऐड करके और इनका मिड निकाल लोगे तो वही आएगा। आ गई बात समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अगर 101 से 200 तक नंबर्स हैं तो इनका मीन कितना होगा?
चलो आप 100 से 200 बता दो, इनका मीन कितना होगा? ये तो आसान है। 150. 150, 100 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2, तो 300 अपॉन 2 दैट इज 150। ये टोटल टर्म्स कितनी है स्टूडेंट्स? 101. 101। तो इसीलिए जो बीच का था, क्योंकि ये ऑड टर्म्स आ गई तो बीच का था 150। अब इनका सम कितना होगा? 100 से 200 तक का सम। एवरेज 150 है ना, यानी सभी को 150 कर दिया ना आपने। एवरेज का मतलब क्या है? ये 6 थी आपकी एवरेज, तो 8 में से आपने 2 दे दिया 4 को, तो ये भी 6, ये भी 6। 10 में से 4 दे दिया 2 को, तो ये भी 6, ये भी 6। Yes, sir. तो यानी कि सबको इक्वल कर दिया ना। तो ये जो 101 नंबर थे, सबको कितना कर दिया आपने? 150। तो सम कितना आ जाता है? तो सम कितना होगा? सम इज इक्वल्स टू n number of terms into a plus l by 2। 2. आगे बात समझ में? यानी कि 150 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 101 से। इतना सिंपल, तो सम आ जाएगा। Okay, sir. ये यही तो हो गया। ये तो आपका, जैसे आपने किया था 30 टोटल, तो मैंने पूछा भाई सम कितना होगा, तो आपको 6 मैंने मीन दे रखा और n आपका 5, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया 30। 30 ये 6 ऐसे ही तो आया है। सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू मीन। तो ये था आपका मीन। तो मीन को अगर मैं नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं मीन को, तो क्या आ जाएगा आपका? सम नहीं आ जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. आगे बात समझ में? Yes, sir. अब आप मुझे एक बात बताओ, इसका स्लोप आपको क्या बताता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप? Acceleration. Acceleration. एक्सेलरेशन। अब ये बताओ मुझे, ये स्लोप कांस्टेंट है या नहीं है? है, sir. है. अगर स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। Yes. इसका मतलब जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो रेगुलर इंटरवल पे हो रही है या नहीं हो रही? 4 years, sir. मान लो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड, तो हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। यही तो है इसका मतलब, कि वेलोसिटी हर सेकंड में 2 इंक्रीज हो रही है। 2, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही तो चलेगी। Yes, sir. तो क्या आप एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म हो गई आपकी u और लास्ट टर्म हो गई आपकी v, तो डिवाइडेड बाय 2 नहीं कर सकते क्या एवरेज निकालने के लिए? Yes, sir. आ गई बात समझ में? तो जैसे इसमें a प्लस एल था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लेकिन ये होगा सिर्फ तभी जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। यानी कि जब जो नंबर्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? Common difference. कॉमन Common डिफरेंस। difference. हाँ, सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारे नंबर्स जो है ये क्लियर हो गई बात? तो ये आप तो 10th क्लास में आपका चैप्टर भी है ये, ठीक है ना? तो उसमें आप इसको पढ़ोगे। ओके। हाँ, लेकिन ये बात समझ में आ गई? कई कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? एवरेज वेलोसिटी कितनी आई? 6 मीटर पर 6 meter per second. अरे ये 0 है, ये 10 है, तो कितना हो गया? 0 प्लस 10 बाय 2 हो गया ना? 5 meter per second. तो 6 कैसे निकाला आपने इसका आंसर? ओके, तो सर आपने करके दिखाया था, मैं इसलिए लगा। ओके ओके, तो भाई ये 0 है इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी 10 है आपकी। तो 0 to 10, तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, 5 meter per आपने 2 प्लस 10 ये 6 तो इसलिए आपने इसको 6 बता दिया है। अच्छा अच्छा, नहीं यार यहाँ देखो ना बेटे, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल टू फाइनल टाइम यहाँ से आ गया, तो क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अच्छा एक बात बताओ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन सम केसेस, गिव रीजन। कैसे इक्वल हो सकते हैं कुछ केसेस? Sir, if they are travel in straight line. यस,
मोशन इन सेम डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन सेम है, एक ही तरफ मूव कर रहे हैं, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा। गिव टू एग्जांपल्स, वेक्टर के दो एग्जांपल दो। सर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। स्केलर के दो एग्जांपल दो। स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड एंड डिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है। ए कार ट्रेवल्स 1/4 ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस आर, तो ये आपका रेडियस हो गया आर, और 1/4 ऑफ ए सर्कल यहां से यहां, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट? भाई डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट बताना आपको। डिस्टेंस कितना है? सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर बाय 4 हो गया ना। यस यस सर। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ये भी आर, ये भी आर, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? ये हो गई ना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ज्वाइन कर देंगे ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है कि नहीं? यस तो कितना आएगा ये बताओ मुझे। हाँ, ये आर अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये याद हो जाना चाहिए। तो r√2 है ना, क्योंकि क्या आ जाएगा, 2r² आ गया ना। यस सर। तो हमेशा तो स्क्वायर का डायगोनल ही तो है ये साइड s, ये साइड s, तो डायगोनल कितना हो जाएगा? s√2। ये याद रहेगा, आप नहीं रहेगा ये? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? r डिवाइडेड बाय √2, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो आंसर क्या आएगा? 2 पाई r अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये इसका रेसिप्रोकल √2 बाय r, r से r कट गया, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 2, तो ये आ गया √2 पाई अपॉन 2। ओके, यस सर। यस सर। निकल गया सबका? यस सर। यस। उसके बाद सबका मैच करके आंसर, हाँ बताओ। सर आपने यहाँ r/√2 क्यों लिखा है? वही तो मैं पूछ रहा था तुमसे कि तुम हाँ 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 करते रहते हो बस। तो ये क्या होना चाहिए? 2 पाई r अपॉन 4, ये तो हो गया आपका क्या? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? r√2, r/√2 नहीं, r√2। तो यहाँ क्या लिख दिया था आपने? r/√2 लिख दिया था ना हमने। तो r/√2 नहीं होगा, क्या होगा? क्या होगा? r√2। हाँ, तो इसलिए तो मैं कह रहा था कि तुम सबने निकाल कर देखा, तुमने कहा हाँ सर निकाल देखा, मैं तो वेट कर रहा था कि भाई कौन बोलेगा। तो r से r कैंसिल हो गया, तो क्या है? 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 2, तो π/2, और ये क्या? √2/1, तो ऊपर जाके आ जाएगा रेसिप्रोकल, तो 1/√2, तो क्या आ गया? π/2√2। डन। यस सर। Give 2 examples to explain that motion is relative. बोलो जल्दी से, 2 एग्जाम्पल दो जल्दी से, जिससे आप कह सकते हो कि मोशन रिलेटिव है। अभी तो दिया था यू आर ट्रेवलिंग इन ए बस, है ना, तो ये दोनों साथ बैठे और बस मूव कर रही है किससे? मान लो 30 मीटर पर सेकंड से। एक यहां बाहर खड़ा हुआ है बंदा, ये ए, ये बी, ये सी। तो ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी, बट ए इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सी। तो मोशन रिलेटिव हो गया नहीं हो गया? किसके रिलेशन में बात करो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या आपका, है ना? सर रेस्ट। तो ए इज एट रेस्ट
with respect to B, and A is in motion with respect to C. आगे बात समझ में? तो Yes, sir. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए रेस्ट में है या मोशन में, तो क्या मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? Incomplete. इनकम्प्लीट। तो बात समझ आ गई अब आपको? उस तो आप Yes, sir. तो एक आपने एग्जांपल ले लिया, दूसरा एग्जांपल आपने किया था कि भाई एक बस, सपोज एक बस भी उसी स्पीड से रन कर रही है और उसके साथ ही एक बॉय भी उसी स्पीड से रन कर रहा है, और एक यहाँ ये स्टेशनरी खड़ा हुआ है। तो ये दोनों, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम रहेगा क्योंकि सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो ये रेस्ट में भी एक दूसरे कंपैरिजन में, लेकिन जो ये स्टेशनरी है, जो ये यहाँ पर खड़ा हुआ है इंसान, उसको ये दोनों मूव करते दिखाई देंगे। तो मोशन इज ए रिलेटिव, इट डिपेंड्स विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है? Yes. नेक्स्ट इज डिफाइन स्केलर क्वांटिटी। The quantity which Scalar have quantity only having only magnitude. मैग्नीट्यूड आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज। कैसी क्वांटिटी है ये? फिजिकल। Quantity. फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल मतलब, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? द क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ नंबर। समझ रहे हैं? अब जैसे ऑनेस्टी है, वो फिजिकल क्वांटिटी है, क्या आप उसे नंबर में लिख सकते हो कि ऑनेस्टी कितनी है? No, sir. No, sir. हार्ड वर्क को लिख सकते हो आप? No, sir. No, sir. तो इसलिए जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी। यस। उसके बाद That have only magnitude. हाँ, फिजिकल क्वांटिटी डेट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। Magnitude. क्या एग्जांपल्स हैं? और नए एग्जांपल दो आप, जो पहले दे दिए वो नहीं, नए एग्जांपल दो। Sir, temperature. टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, और बताओ? Mass. Density. मास, डेंसिटी बिल्कुल ठीक है, और Sir, time. टाइम बिल्कुल ठीक है। Temperature. हाँ, और Sir, energy. Sir, volume. वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है, वॉल्यूम। और Sir, Gravitation. energy constant. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट ही हो गया, वो तो नंबर हो गया। और Sir, energy. एनर्जी बिल्कुल ठीक है, एनर्जी बिल्कुल ठीक है। और Sir, work. वर्क भी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। और Time. एरिया, है ना? तो बहुत बढ़िया। तो अब आप अच्छे से समझ गए हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? No, sir. तो अच्छा स्टूडेंट, एक और फिजिकल क्वांटिटी डेट इज इम्पल्स। ये क्या चीज है इम्पल्स? इम्पल्स पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा? No, sir. No, sir. ओके। जब आप बॉल को किक करते हैं, किक करते हैं ना बॉल को, फुटबॉल प्लेयर बॉल को किक करता है ना, करता है नहीं करता? Yes, sir. तो कितनी देर के लिए फोर्स लगाता है वो? फोर्स कितनी देर के लिए लगती? Seconds. हाँ, फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। 9 seconds. फॉर मिली सेकेंड। ये जो है, ये बेसबॉल से इसने फोर्स लगाई। तो आप देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं,
ये आपका टाइम है मिली सेकेंड में, किसमें? मिली। मिली का मतलब कितना होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिली? मिलीमीटर होता है ना। तो एक इन 1 मीटर हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर? 1000। ठीक है। वन वन हैज 1000 मिलीमीटर, 1 लीटर हैज 1000 ml। ये सबसे आसान है याद रखना। मिली मिली याद रखना हो तो लीटर से याद रख लिया करो, ग्राम से याद रख लिया करो, है ना। 1 ग्राम हैज 1000 मिलीग्राम। तो मिली का मतलब 10⁻³ भाई ये 1 ग्राम है ना, और ये 1000 मिलीग्राम है, तो 1000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ ये 1 बन जाए, 10⁻³ से करोगे ना, ये 10⁻³ आपका। तो डेसी क्या हो गया? 10⁻⁻1। सेंटी क्या हो गया? 10⁻²। मिली क्या हो गया? 10⁻3। माइक्रो, माइक्रो क्या हो गया? -4 नहीं, -6। अब हम थाउजेंड्स में चलेंगे, किस में चलेंगे? 1000 तो पहले 10 के सुनो, पहले 10 के उसमें चलते हैं, उसके बाद किस में चलते हैं? फिर सीधा थाउजेंड्स में। माइक्रो के बाद अगला क्या आएगा? नैनो। क्या आएगा? नैनो। नैनो। तो ये नोट कर लो आप, ये जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये सारे प्रीफिक्स हैं जो आप पहले लगाते हैं यूनिट से। और अब इससे ऊपर चलते हैं तो डेका, हेक्टा, किलो। तो डेका मीन्स 10, हेक्टा मीन्स 100, किलो मीन्स 1000। ओके। तो चलो अभी के लिए ये मिली सेकेंड मीन्स 1000th पार्ट ऑफ ए सेकेंड, 10⁻³ यानी कि 1/1000 ऑफ ए सेकेंड। यहां पे मिली की जगह 1/1000 लिखोगे तभी तो 1000 से 1000 कैंसिल होगा, तभी तो ग्राम इक्वल टू ग्राम बनेगा। ओके। तो फ्रेंड्स आप ये देखोगे कि ये जो फोर्स लगी है ये कितने कम टाइम के लिए लगी है। तो जब फोर्स इतने कम टाइम के लिए लगती है तो इन केसेस में जो ये क्या है? इंपल्स ऑन द बेसबॉल। तो बेसबॉल पे जो आपने इतने कम समय के लिए फोर्स लगाई, तो ये एग्जांपल किसका है? इंपल्स का। ओके। तो इंपल्स ऑन द बेसबॉल। इज दिस क्लियर? तो आप देख रहे हैं यहाँ ये फोर्स ये इंक्रीज हुई जैसे टच करना शुरू हुआ, और एक टाइम आया जब वो मैक्सिमम फोर्स थी, और फिर फोर्स फटाफट फिर से रिड्यूस हो गई। आगे बात समझ में? यस सर। Yes, तो इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। क्या इंपल्स? change in momentum. Impulse is equals to change in momentum। Momentum. और मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यस और नो? अब मैंने आपको याद है बताया था कि जो कांस्टेंट है उसमें तो चेंज हो रहा है, तो उसको हम बाहर लिख लेते हैं। याद आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो इंपल्स इज इक्वल्स टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान है हमने इंपल्स का क्वेश्चन किया था कि बॉल ने हिट किया और सेम स्पीड से इलास्टिक कोलिजन था, और फिर वो इलास्टिक कोलिजन था इसलिए सेम स्पीड से वापस चली गई थी बॉल। याद आया कुछ? Yes, sir. तो मैंने आपसे पूछा था कि इंपल्स कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो क्या आंसर आया था उसका? अगर इलास्टिक कोलिजन है तो क्या? क्योंकि ये स्पीड थी, मान लो u, आपने डाउनवर्ड इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया, तो ऊपर भी किससे गई? -u से ना, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है हिट करने के बाद। तो अगर बॉल जितनी स्पीड से आई है उतनी स्पीड से और उसी डायरेक्शन में वापस चली गई
तो इम्पल्स कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, 2mv नहीं होगा क्या? Yes, sir. याद आया, कुछ नहीं आया? करवाया था ना बेटे? Yes. देखो ये है m इंटू चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो m इंटू, अब फाइनल वेलोसिटी क्या, चलो इस केस की बात कर लेते हैं, इस तरफ आई वो सपोज v से, v वेलोसिटी से, और वापस सेम डायरेक्शन में चली गई v से, तो डायरेक्शन तो उल्टी हो गई ना। अगर इस डायरेक्शन को आप एक को इसको पॉजिटिव मान रहे हो जिससे आई है, तो जिससे गई है वो क्या हो जाएगा, माइनस v। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो वी एफ फाइनल कितनी है, माइनस वी, माइनस इनिशियल कितनी थी, प्लस वी, तो कितना हो गया, माइनस एम इंटू माइनस वी हो गया ना, तो कितना हो गया, -2mv, और ये माइनस क्या बताएगा, डायरेक्शन, माइनस डायरेक्शन क्या है, ये, तो इन द डायरेक्शन ऑफ द फाइनल मोशन, जिस तरह बॉल हिट करके गई है उस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना होगा, 2mv। कल भी किया था ना बेटा, अब भूलेंगे तो नहीं इसको? No, sir. No, sir. चलो अब एक बात बताओ, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू एवरेज फोर्स, आप कह सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज फोर्स। Yes, sir. जिस तरीके से वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसी तरीके से एवरेज फोर्स क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, ds/dt। और छोटा ले लो आप, बहुत छोटा, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, dv/dt, इनफाइनाइटेसिमल वेलोसिटी, इनफाइनाइटेसिमल टाइम। ये क्या है, अब फोर्स निकालनी हो तो dp/dt, इंस्टेंटेनियस। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और ये हो गया आपका कौन सा लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ। Second. भाई यही तो है, आप यहां पुट कर दोगे m डेल्टा v बाय डेल्टा t, यही है ना मोमेंटम, m डेल्टा v Yes, बाय, sir. और डेल्टा v बाय डेल्टा t क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, तो आ गया ना m इंटू ए, f इज इक्वल टू m इंटू ए। आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अब आप मुझे ये बताओ, डेल्टा p की जगह आप इंपल्स लिख दोगे ना, तो एक फार्मूला तो क्या बना फिर, फोर्स इज इक्वल्स टू इम्पल्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। भाई यहाँ डेल्टा पी की जगह आपने इम्पल्स लिख दिया ना, Sir. कोई कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. No. तो इम्पल्स क्या आ गया मुझे ये बताओ, एफ डेल्टा टी नहीं आ गया क्या? Yes, sir. तो ये हो गया आपका इम्पल्स का फार्मूला। तो इम्पल्स जो है इज द फोर्स विच इज अप्लाइड एंड डेल्टा टी इज द टाइम, जितनी देर के लिए फोर्स लगी। डन और नॉट? Yes, sir. आ गई बात समझ में? तो अगर सपोज 1000 न्यूटन फोर्स लगी, हिट किया 0.01 सेकेंड टाइम में, तो कितना इम्पल्स था, इम्पल्स ऑन द बॉल, बॉल को हिट किया इतनी फोर्स से, और सिर्फ कितनी देर के लिए फोर्स लगी, ये जो फोर्स लगी ये कितनी देर के लिए लगी? 0.01 second. हाँ, 0.0. यानी कि सेकंड के 100वें हिस्सा, तो इतना इतने इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो इम्पल्स ऑन द बॉल, तो जो मोमेंटम चेंज हुआ वो कितना चेंज हुआ, तो इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंट। समझ गए? तो कितना आया इसका आंसर, चेंज इन मोमेंटम।
10 10 यूनिट्स बताओ चलो अब मुझे। न्यूटन पर सेकेंड न्यूटन सेकंड, एक तो ये यूनिट हो गई, दूसरी यूनिट बताओ, एक और भी यूनिट आपको पता है मोमेंटम की, m इंटू वी से। अरे m इंटू वी ना, किलो किलोग्राम। मीटर पर सेकेंड हाँ तो देखा आपने, 2 यूनिट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, यस सर तो इम्पल्स समझ आ गया सबको? यस सर तो यस सर तो इम्पल्स ऑन द बेसबॉल। तो चलो कल की नेक्स्ट क्लास विल डू क्वेश्चंस ऑन इम्पल्स। ओके यस सर ओके Okay, स्टूडेंट्स, sir. thank you so much for being with me in this class. See you tomorrow. थैंक यू सर Okay, God bless you all, take care.